नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र। आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेके आया हूं और ये वो टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाने वाला है। आप भारत का चाहे वन डे एग्जाम देख लीजिएगा या टू डे एग्जाम देख लीजिएगा, हर एग्जाम के अंदर 2 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही हैं, जरूर आते हैं। और आपने थंबनेल भी देखा होगा कि संविधान सभा के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। हम वो पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना है पूरा कोशिश करेंगे आज कवर करें, बाकी वाला कल और कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वेश्चन एक भी छूटे ना ऐसा पढ़ेंगे हम। टाइम को ध्यान में रखते हुए अब स्टार्ट कर देते हैं हम क्लास अपनी। आप ध्यान रख से सुनते रहिए। आवाज आ रही है ना? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद में संविधान, देश को चलाने के लिए कानून व्यवस्था चाहिए थी, नियम वगैरह चाहिए था, और उसी को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि विश्व के अंदर सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन अमेरिका ने सबसे पहले किया था, और उसका एक सम्मेलन आपको ध्यान होगा, कहीं ना पढ़ा भी होगा आपने, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 1787 के अंदर गठित हुआ था। और इसी सम्मेलन के द्वारा ही अमेरिका के अंदर पहली बार संविधान सभा का गठन किया गया था। यह विश्व के अंदर पहली घटना थी। और इसके बाद में अगर भारत के अंदर देखा जाए, कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की, तो आपने नाम सुना होगा बाल गंगाधर तिलक का। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1895 के अंदर सबसे पहले आपके 1895 में सबसे पहले आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये संविधान सभा की मांग की गई थी, संविधान सभा की मांग की गई थी। और उसके बाद में लगातार 1922 के अंदर, सीधा आप 1922 आ जाएगा, और 1922 में ये मांग महात्मा गांधी ने भी की थी। महात्मा गांधी ने की, लेकिन सबसे पहले पूछे तो बाल गंगाधर तिलक आएगा, लेकिन 1922 पूछे महात्मा गांधी आएगा। ये लगातार चलती रही, और उसके बाद में भारत में एक कमेटी बनी थी, जिसका नाम आपने सुना होगा। 1928 के अंदर एक कमेटी बनती है जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के नाम से ये प्रसिद्ध है। और इस कमेटी ने भी सबसे पहले जो कि संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और इस जो ये नेहरू रिपोर्ट है, इस नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखिएगा, ये मोतीलाल तेजावत थे। कौन थे? मोतीलाल तेजावत नहीं, सॉरी, मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू थे। आप ये तीनों फैक्ट याद रखें। सबसे पहले भारत में 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, 1922 के अंदर महात्मा गांधी द्वारा मांग की गई, और पार्टी के तौर पर सबसे पहले अगर मांग माने तो 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट ने की थी। और इसी के साथ में, और इससे आगे 1934 के अंदर 1934 में ये मांग आपके एम एन रॉय ने की थी, ठीक है ना, एम एन रॉय ने की थी। और लगातार ये 1936 में, देखिए 1936 के अंदर कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था। फैजपुर अधिवेशन हुआ, और इसके अंदर जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। कांग्रेस ने सबसे पहले मांग की थी। तो देख लीजिएगा, 4-5 ये लाइनें हैं, तो ये शुरुआत की सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चन बन जाता है। और एक बात यहां पर एक और ध्यान रख लीजिएगा, यहां पर जब ये कांग्रेस ने मांग की थी
तो ये सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मताधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये कांग्रेस ने पहली बार मांग रखी थी, ठीक है ना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वैसे मतलब होता है कि 18 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए और किसी के साथ में बिना भेदभाव किए हुए 18 साल उम्र के व्यक्ति को बराबर से हक दिया जाए या संविधान सभा में भाग लेने के लिए वो हकदार है, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा एक बार आप फिर, और इसे आगे लेते हैं। फिर अगला हम तेजपुर अधिवेशन हो गया, लगातार ये क्रम से ही याद रखें आप। इससे अगला देखिए 1936 तक तो हम पहुंच गए। अब लेते हैं 1938 है। 1938 का जो अपने अधिवेशन हुआ था ना हरिपुरा, ये हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और ये हरिपुरा कहां पर है? गुजरात के अंदर है। और इस अधिवेशन के अंदर मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन हुआ गुजरात के अंदर। वहां पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी, ठीक है। और ये लगातार चलता रहा। और तो यहां तक आपको सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले 1895 बाल गंगाधर तिलक, 1922 महात्मा गांधी, और उसके बाद में 1934 एम.एन. रॉय, और 1938 जो आपके हरिपुरा अधिवेशन हो रहा है। जबकि कांग्रेस ने कब किए थे? 1936 का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था उसके अंदर उसने भी मांग की थी, ठीक है। और उसके अलावा ये 1938 हरिपुरा हो गया। और एक और पार्टी थी जिसने मांग की थी 1945 के अंदर, ये थी सप्रू समिति। तो ये ध्यान रखने का, यहां तक तो आप सबको सब पता ही होना चाहिए। नंबर 1 1895 बाल गंगाधर तिलक, 2 नंबर पर 1922 महात्मा गांधी, नंबर 3 उसके बाद में 1928 जो कि नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, उन्होंने उस पार्टी ने भी पहली बार मांग की थी। ये पार्टी के तौर पर सबसे पहली मांग है नेहरू रिपोर्ट वाली, ठीक है ना। उसके बाद में 1936 वाले आपके एम.एन. रॉय ने की थी। 1936 के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो तेजपुर अधिवेशन हुआ उसके अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इसने मांग की थी। उसके बाद में 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है, और ये हरिपुरा अधिवेशन ये वही है जो गुजरात के अंदर होता, उसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी मांग की गई संविधान सभा के गठन की। और उसके बाद में 1945 सप्रू समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में संविधान निर्माण की योजना बनाई थी, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ वो बातें बता दूं जो ब्रिटिश सरकार और संविधान के बीच में आपस में संबंध था, ठीक है ना। एक मिनट में देख लेता हूं। ब्रिटिश सरकार और संविधान के मध्य भी कुछ 3 बातें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा। एक तो आपने सुना होगा अगस्त प्रस्ताव, आप सब जानते हैं, नाम सुना होगा। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, ये अगस्त प्रस्ताव का नाम सुना होगा। उसके अलावा एक नाम सुना होगा आपने सबने, क्रिप्स मिशन, ठीक है ना। और एक नाम सुना होगा आपने कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है, प्रथम बात ये ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान का इस अगस्त प्रस्ताव के अंदर ही ये बात मान ली गई थी कि भारतीय संविधान सभा का गठन है वो संविधान सभा का गठन
कौन करेगा? भारतीय ही करेंगे। ये बात अगस्त प्रस्ताव में मान ली गई थी, ठीक है। ये इस समय वाइसराय लॉर्ड लिथिंगो था, लेकिन लॉर्ड लिन लिथिगो ये था, ठीक है ना। तो ये अगस्त प्रस्ताव इस वाइसराय के समय आया था। क्रिप्स मिशन में ऐसी क्या बात थी जो इंपॉर्टेंट थी? तो ये जो संविधान सभा की जो मांग थी वो स्पष्ट रूप से यहां पर मानी गई थी। स्पष्ट रूप से मांग स्वीकार, ठीक है ना। कौन सी बात? ये बात संविधान सभा की कर रहे हैं हम, पूरा टॉपिक संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप ध्यान रखें, क्रिप्स मिशन के अंदर स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग को मान लिया गया, ठीक है ना। ठीक है। और तो यहां पर क्या हुआ था? यहां पर जो संविधान सभा की जो संविधान सभा है उसको अमली जामा पहनाया गया। यहां से इसी योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है ना। संविधान सभा का गठन इसी योजना के तहत हो रहा। कौन सी योजना? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया। ये ध्यान रहे, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर यहां से प्रश्न आते हैं और फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी योजना के तहत। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। आगे एक और योजना आएगी जिसका नाम है माउंटबेटन योजना, ठीक है ना। उस योजना के तहत तो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। दोनों अलग अलग हैं, इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक ना। आगे लेते हैं। अब हम थोड़ा कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा जान ले, क्रिप्स मिशन के बारे में या फिर कैबिनेट मिशन। चलिए हम कैबिनेट मिशन के बारे में ही और संविधान सभा के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन के तहत ही मैंने बता दिया, कैबिनेट मिशन के तहत ही आपके क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन। अब हुआ यह था कि 1939 से लगाकर 1945 के मध्य, आप सबको पता होगा, द्वितीय विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे खत्म होता है 45 के बाद, जब ब्रिटेन के अंदर चुनाव होते हैं, और ब्रिटेन में पहले तो पार्टी थी चर्चिल, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में जब चुनाव हुए तो आपकी पार्टी चेंज कौन सी आ गई थी? लेबर पार्टी। और प्रधानमंत्री जी भी चेंज हो गए थे और प्रधानमंत्री बन गए थे आपके कौन? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव पार्टी गई, चर्चिल साहब गए, अब नई पार्टी आ रहे हैं क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से क्या बने? प्रधानमंत्री। और इन्हीं के निर्देशन में भारत के अंदर भेजा था 3 सदस्यीय एक दल, जिसे हम कैबिनेट मिशन योजना के नाम से, कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और ये कैबिनेट मिशन, अब देखिए मैं कैबिनेट मिशन के बारे में बताता हूं। सॉरी, कैबिनेट इधर से लिखना। कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य थे, कितने सदस्यीय दल था, कब भारत आया, ये सब बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो कब आया था? ये आया था भाई 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को इसको भारत भेजा गया था। किसके निर्देशन में भेजा गया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश पीएम, जिसका नाम क्या था? एटली साहब, ठीक है ना। एटली थे। और कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये कब आया? 24 मार्च 1946 को। कितने सदस्य थे? सदस्य कितने थे? तो 3 सदस्य थे। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया यह सवाल है कि कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कब आया? 24 मार्च 1946 को। तीनों सदस्य के नाम आपको अलग अलग पता होना चाहिए, क्योंकि यह अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य
नहीं था। तो आप ध्यान रखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे सबसे पहले, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ये फर्स्ट सदस्य थे और यही इसके अध्यक्ष भी थे। नाम ध्यान रखिएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। इसके अलावा एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड किप्स, स्टेफोर्ड किप्स, और एक था एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। 3 सदस्य थे, ये भी सदस्य, ये भी सदस्य, ये अध्यक्ष थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने अपनी योजना प्रकाशित कब की थी? योजना प्रकाशित मैं यहां लिख रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, योजना प्रकाशित, तो ये की थी आपके 16 मई 1946, ठीक है। 24 मार्च को आते हैं और 16 मई को अपनी योजना प्रकाशित करते हैं। 3 सदस्यीय दल था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टेफोर्ड किप्स, एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, कई बार ऐसे सवाल पूछा जा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिए। अब मैं आपको कुछ, और इसके ये तो अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसके ये तीनों सदस्य है वो ब्रिटिश ही थे, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे वो क्या चीजें थी, क्या बातें थी, तो आप ध्यान रखें। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में कौन सी बातें थी भाई, वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अक्सर इसमें से भी प्रश्न आता है। और अब देखिए, पहली बात ये थी, भारतीय संघ का क्या होगा, गठन होगा। पहली बात, फर्स्ट बात ये थी कि भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, भारतीय संघ का गठन। और गठन ये किससे मिलकर बनेगा, तो आपको 2 चीजें आपको पहले ही बताई गई, ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासत, सॉरी, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत, इन दोनों से मिलकर यह बनेगा, ठीक है, भारतीय संघ। तो भारतीय संघ का गठन 2 चीजों से मिलकर बनेगा, एक तो है ब्रिटिश भारत और एक है देसी रियासतों। अगला 2 नंबर बात ये थी, 2 नंबर पर बात थी कि संघ के पास में केवल संचार, विदेश और रक्षा, विदेश रक्षा संघ, जो भारतीय संघ बनेगा उसके पास में एक तो विदेश, ठीक है, एक तो विदेश, एक रक्षा और एक संचार, ये तीनों मामले संघ ही देखेगा, ये तीनों प्रकार की शक्तियां संघ के पास में होगी। ये बात स्पष्ट रूप से कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अंदर लिखी हुई थी, ठीक है ना। उसके अलावा जो आप आज के दिन एक पढ़ते हैं अवशिष्ट शक्तियां, उस समय, आज तो अवशिष्ट शक्तियां की व्यवस्था अलग है, उस समय अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विषय उस समय किसके पास थे, अवशिष्ट विषय उस समय किसके पास में थे, तो प्रांतों के पास में थे, ठीक है। ये शक्तियां प्रांतों के पास में होगी। वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां हैं जो कि कनाडा देश से ली गई हैं, जो कि संघ सरकार के पास में होती हैं, ठीक है ना। उस समय अलग व्यवस्था थी और ये किसके पास में थी, तो ये आपके प्रांतों के पास में थी। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट बात जो कि पूरा टॉपिक ही उसी पे है, तो वो चौथी बात ये ऐड कर दी गई थी कि संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, संविधान सभा का गठन। तो 4 बातें हैं, चारों बातों को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट बात यही है, भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों से मिलकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय संघ बनेगा उसके अंदर विदेश, रक्षा और संचार से संबंधित जितने भी मामले होंगे भारतीय संघ देखेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी जो कि अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होगी,
वर्तमान में आवश्यक शक्तियां केंद्र सरकार के पास में है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना, क्योंकि अभी व्यवस्था अलग है, उस समय अलग थी, क्योंकि फिर बाद में हटा के आवश्यक शक्तियों को वर्तमान में केंद्र सरकार को दे दिया गया है। और चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि संविधान सभा का गठन का प्रावधान था इसमें, और इसी योजना के तहत संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन भी किया गया था। यह तो हो गई कैबिनेट मिशन योजना के बारे में जानकारी। और अब चलते हैं, अब इसका कुछ बेसिक ढांचा ये तो पढ़ा है, लेकिन अब सदस्य बताया है संविधान सभा का। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है कि इसका निर्वाचन कैसे हो रहा है। एक तो आप निर्वाचन, इसका ध्यान रखें, निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोटल सदस्य आपको ध्यान रखने होंगे, उसके अलावा निर्वाचन सदस्य, और इसका जो एक सदस्य है वो कितनी जनसंख्या पर होगा, एक सदस्य, जनसंख्या पर, ठीक है। और उसके अलावा ये निर्वाचन सदस्य एक सदस्य, और विधि या प्रक्रिया निर्वाचन, किस विधि से इनका चुनाव होगा, चारों इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर है निर्वाचन। निर्वाचन में दो तरीके से चुनाव होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष चुनाव और एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो प्रत्यक्ष चुनाव के अंदर होता ऐसा है कि जनता डायरेक्टली भाग लेती है, जैसे सरपंच का चुनाव होता तो आप सीधा डायरेक्ट भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आप अपना डायरेक्ट वोट उनको नहीं देते। हालांकि आप ही का चुना हुआ प्रतिनिधि राष्ट्रपति को जरूर वोट देता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष हो गया आपके लिए, ठीक है, लेकिन सरपंच का चुनाव है वो प्रत्यक्ष है, ठीक है। उसी प्रकार से ये चुनाव कैसा था, तो ये चुनाव आपके अप्रत्यक्ष था, मतलब सीधा डायरेक्ट जनता ने भाग इसके अंदर नहीं लिया था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। उसके अलावा कुछ सदस्य जैसे देसी रियासतें थी ना, देसी रियासतें, उनका क्या किया गया था, मनोनयन किया गया था। मनोनयन मतलब मन से उसका चयन भी किया गया था, नाम मन से चुना गया था, ठीक है ना। आगे देखिए सदस्य कितने थे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सदस्य, क्योंकि सदस्य अक्सर क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको यहां से बताता हूं, टोटल सदस्य थे 389, 389, ठीक है। ये उस समय के हैं जिस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था उस समय, ठीक है ना। अब इसके फिर बाद में इनके तीन अलग अलग टुकड़े हुए, ठीक है। यहां पर तो थे 93, यहां 4, और यहां पर कितने थे, कोई बता सकते हैं, 292। ये कौन 292, ठीक है, ये कौन से थे, तो ये ब्रिटिश भारत था, ये ब्रिटिश भारत, ये देसी रियासतें, और ये चीफ कमिश्नर थे 4, ठीक है। अब देखिए मैं आपको चीफ कमिश्नर यहां बता देता हूं। चीफ कमिश्नर आपको चारों के चारों नाम होने चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा है, इसमें से सबको पूछने वाला है नहीं, ये भी ज्यादा है, सब पूछने वाला है नहीं, लेकिन ये कम है, अक्सर वो यहां से पूछता है, और वो भी पूछता ऐसे है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब आपको चारों याद होने ही चाहिए। तो आप ABCD से याद रख सकते हैं, ए से आप अजमेर याद रख सकते हैं, ठीक है, बी से बलूचिस्तान याद रख सकते हैं, और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला है। सी से कुर्ग याद रख सकते हैं, और कुर्ग कर्नाटक वाला है भाई, जो कि भारत के अंदर ही है। और डी से दिल्ली है, जो भी भारत वाला ही है, ठीक है। ये अजमेर राजस्थान वाला है भाई,
ठीक है। तो चारों चीफ कमिश्नर यहाँ पर सीधा ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल था, यहाँ पर देसी रियासत राजा महाराजा थे। लेकिन ये आपको चारों को चारों याद होने चाहिए, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये चीजें इसमें से सबको याद होनी चाहिए। ये मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये सीटें भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले की सीटें हैं भाई, आप ऐसा ना कह दें, क्योंकि आगे सीटें कम होगी वापस से, इसलिए ध्यान रखना ये सीटें भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय की है। चले आगे। अब देखिए, ये तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे आपने गवर्नर प्रांत का नाम सुना होगा। हालांकि गवर्नर प्रांत पूरे तो आपको याद हो नहीं सकेंगे क्योंकि ज्यादा है, लेकिन फिर भी इनकी संख्या आप जरूर याद रखें। गवर्नर प्रांत उस समय 9 थे, ठीक है ना, 9 संख्या थी, ये आपको याद रखना ही होगा, ठीक है ना। ये सदस्य, 1 मिनट, अच्छा मेरा ये बताना भूल गया यहां पर, ये मैं अगले वाले पेज पे बताऊंगा, ठीक है ना। ये दोनों आगे वाले पेज पे ही बताने वाले हैं, ठीक है ना, यहां पर नहीं बता सके, आगे वाले पे बता देता है, ठीक है। तो गवर्नर प्रांत 9 थे। एक तो बताना रह गया कि एक सदस्य जनसंख्या कितनी होगी, एक सदस्य के लिए जनसंख्या कितनी होगी, तो ये 10 लाख पर, ये कई बार प्रश्न पूछा गया भाई, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। कितना? एक सदस्य। जब 10 लाख जनसंख्या होगी तो एक सदस्य चुना जाएगा। जो विधि थी, प्रक्रिया थी चुनाव की, वो क्या थी, क्या नाम था उसका, तो आपने कई बार नाम सुना होगा, एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय या आनुपातिक, ये नाम सुना होगा भाई, पद्धति, ठीक है। और ये मैं डिटेल से आपको राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा के सदस्यों के बारे में जानकारी दूंगा, उस समय मैं इसको डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। एक बार आप इसको देख लें। अब ये सब तो हो गया, लेकिन अब प्रतिनिधि है वो कितने समुदाय के आधार पर चुने जाएंगे, ये बात भी सामने आई। तो प्रतिनिधि चुनने के लिए 3 समुदाय को निर्धारित किया गया। तो अब लिखें, प्रतिनिधि कितने समुदाय से होंगे, प्रतिनिधि समुदाय, तो ये प्रतिनिधि समुदाय आपके 3 समुदाय हैं। और ये 3 समुदाय कौन कौन से, एक तो मुस्लिम हो गया, एक सिख हो गया, और एक आपके सामान्य हो गया भाई, ठीक है। मुस्लिम, सिख और सामान्य, ये 3 प्रतिनिधि समुदाय इनमें से ही चुने जाएंगे। उसके अलावा जो देसी रियासत, तो मैंने पहले भी बता दिया आपको, कुछ मनोनयन किया जाएगा, तो वो मनोनयन सब देसी रियासतों से ही होने वाले हैं, 10 लाख में होगा। और जब तक ये संविधान सभा अपने एक नया संविधान का गठन नहीं कर लेती, तब तक संविधान का तब तक गठन नहीं कर लेती, तब तक है वो एक अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाएगा। और उसी अंतरिम सरकार के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान दोनों का शासन व्यवस्था को चलाई जाएगी, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है ना, क्योंकि भाई अक्सर यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछ भी लेते हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें। अगर कोई भी पॉइंट समझ में ना आ रहा है तो बीच में पूछ भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हुआ यह है कि 1940 के अंदर चुनाव होते हुए, 1940 के अंदर चुनाव हुए तो 296 सीट पर ये चुनाव होते हैं, क्योंकि अब आगे 296 सीट पर ही हो रहा है चुनाव। उसमें से तो कांग्रेस 208 सीटें लेके आ रही है, मुस्लिम लीग आपके 73 सीट लेके आ रही है, उसके अलावा जो स्वतंत्र सदस्य थे वो 15 सीटें लेके आ रहे हैं। हालांकि देसी रियासतें जो थी, जिसकी 93 सीट थी, उन्होंने तो भाग भी नहीं लिया था, ठीक है ना, अलग रखने का ही निर्णय ले लिया था। और ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो जुलाई
और अगस्त में जो चुनाव हुए थे भाई, कब? 1946 में। तो हुआ ये था कि 200 चिन्हों पर ही वोट हुए थे, चुनाव। ठीक है, ये चुनाव के बारे में मैं बता रहा हूं। चुनाव 200 चिन्हों सीट पर ही चुनाव हो रहे हैं। इसमें से 208 पर तो कांग्रेस जीत के आ गई, 208 सीटें कांग्रेस। ठीक है, 73 सीट मुस्लिम, 73 सीट आपके मुस्लिम लीग लेके आई थी। ठीक है, और 15 थे स्वतंत्र या निर्दलीय, मान लो भाई। निर्दलीय, ठीक है। उसके अलावा 93 तो भाग नहीं लिया। ठीक है ना, ये इतना सा फैक्ट है, ध्यान रखें। जुलाई अगस्त के अंदर 1940 के अंदर चुनाव करा दिए गए थे, और इस चुनाव के अंदर 200 चिन्हों सदस्य ने ही भाग लिया था। 200 चिन्हों सदस्य टोटल नहीं है अभी, टोटल ये होंगे तो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि भाग इन्होंने ही लिया था। ठीक है, चुनाव के अंदर उनमें से 208 कांग्रेस लेके आई, 73 सीटें मुस्लिम लीग लेके आई, 15 निर्दलीय और 93 जो कि देसी रियासतों से थे, उन्होंने तो अपने आप को क्या कर दिया था, अलग ही कर दिया था। एक मिनट में थोड़ा देख लेता हूं। अब चलते हैं आगे। आगे मैं आपको सीटों के बारे में और कुछ बता देता हूं, क्योंकि अब सीटें बदलने वाली है। ठीक है, अगले पेज पे लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, कैबिनेट मिशन संविधान सभा की संख्या निर्धारित कर दी थी, 389 निर्धारित की थी, लेकिन आप सबको पता होगा 15 अगस्त 1947 के बाद, क्योंकि इस दिन देश के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान बन गया, एक भारत बन गया। तो भारत का जो बंगाल था उसके दो टुकड़े हो गए, पश्चिम का हिस्सा अपने पास रह गया, पूर्व का हिस्सा उनके पास चला गया। पंजाब के दो टुकड़े हुए, पूर्व का अपने पास रह गया और पश्चिमी पंजाब उनके पास चला गया। तो सीटें काफी कुछ उनके पास चली गई, और अब जाके 389 से आंकड़ा आ गया 324। ठीक है, टोटल सीटें पहले तो इतनी थी 389, अब 324 सीटें हो गई हैं। और ये कब हुई है? और ये सीटें हो गई आपके भारत विभाजन के बाद, ठीक है, 324 सीट बची है भाई। अब 324 सीटों का ही वर्गीकरण करना है। इसमें से तो आप सबको पता होगा, चीफ कमिश्नर जो अभी भी न्यूज में चर्चा में था, अब 3 ही बचे, क्योंकि अभी न्यूज में चर्चा में था ना एक बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। अब यहां पर 3 ही बचे थे, अजमेर, दिल्ली और कुर्ग। ये तीनों भारत में ही है वर्तमान में। ठीक है ना, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, उसके अलावा 89 सदस्य जो कि देसी रियासतों से थे, देसी रियासत। अब राजा महाराजों की सीटें कुछ उधर चली गई, 89 सीटें थी। और यहां पर कितनी सीटें थी, कोई बता सकता है? यहां पर सीटें कितनी थी, कोई बता सकता है अभी? तो 232 सीटें थी। और ये कौन से प्रांत थे? ये गवर्नर प्रांत थे भाई। पहले ब्रिटिश भारत हुआ था ना, अब ये गवर्नर प्रांत वाले सीटें थी। और ये है इनका अब सीटों का वर्गीकरण भारत विभाजन के बाद। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखना चाहे तो जो संयुक्त राजस्थान है, वो संयुक्त राजस्थान से जो सीटें थी वो 12 थी भाई। ठीक है ना, संयुक्त राजस्थान से सीटें 12 थी। संयुक्त राजस्थान से सीटें 12 थी। इसके अलावा एक चीज आपको और ध्यान रखने की, क्योंकि ये ज्यादातर पूरा तो याद रख नहीं सकते, लेकिन इसमें से सबसे बड़ी तो बता सकते हैं भाई। सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीट किसकी थी?
तो हम बता सकते हैं कि ये संयुक्त प्रांत में थी। ठीक है, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से कितने सदस्य थे? तो 55 सदस्य थे। ये ध्यान रखेगा, पूरा याद नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी तो याद की जा सकती है। सबसे ज्यादा सीटें कहां से थी? तो संयुक्त प्रांत से थी। देशी रियासतों में सबसे ज्यादा सीटें आपके हैदराबाद रियासत से थी। हैदराबाद, हैदराबाद कितनी थी? तो आप बता सकते हैं कितनी? 16 सीट, यानी कि 16 सदस्य थे। बाकी ये 3 है। ये काफी बड़ी मोटी मोटी जानकारी मैंने दी है, देख लीजिएगा। 324 विभाजन के बाद में थी। गवर्नर 232, 89 आपके देसी रियासत, 3 आपके चीफ कमिश्नर। ये चीफ कमिश्नर है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना। अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ठीक है। अब इसके आगे तो और देखते हैं, आगे लेते हैं आप। अब ये सब कुछ हो गया, अब हम सीधा चलेंगे माउंटबेटन योजना के बारे में। माउंटबेटन योजना का आपने नाम भी सुना होगा। और अब माउंटबेटन योजना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना कब आई थी? 1947 में आई थी। ठीक है, 1947 में माउंटबेटन योजना आई थी। कब आई थी? माउंटबेटन योजना 1947 में आई थी। इसके उपनाम क्या क्या है भाई? अक्सर ये प्रश्न आ जाता है कि उपनाम कौन कौन से। नंबर 1, बाल्कन प्लान। क्या? बाल्कन प्लान। एक है जून प्लान, एक है डिकी बर्ड, डिकी बर्ड योजना, ठीक है। और एक तो माउंटबेटन योजना खुद ही है, ठीक है। जून प्लान है, बाल्कन प्लान है, डिकी बर्ड योजना है, ये सब कुछ है, ठीक है। अब देखिए माउंटबेटन योजना, ये तो मैंने नाम बता दिया। इससे पहले एक चीज और हो गई थी, क्योंकि मैं आपको अभी बताया था कि जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी ना, कैबिनेट मिशन योजना ने जो मुस्लिम लीग के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी पाकिस्तान को बनाने के लिए, तो मुस्लिम लीग की वो मांग को कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर लिया था। लेकिन फिर बाद में कैबिनेट मिशन तो अस्वीकार कर लिया, लेकिन फिर मुस्लिम लीग ने तो सीधी कार्रवाई दिवस मनाने के लिए निश्चय किया और देशव्यापी हड़तालें और विरोध किया था सरकार का। और वो सीधी कार्रवाई दिवस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप उसको यहां पर साइड में उसको भी देख ले। मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग ने मनाया था कौन सा? सीधी कार्यवाही दिवस। और ये कब मनाया था? ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। ये अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखें, ठीक है भाई। ठीक है भैया, इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखें। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 है, 16 अगस्त 1946। अब देखिए, ये तो हो गया यहां तक। अब मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि जुलाई द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा, 45 के आसपास में ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुए, और चुनाव के अंदर पहले प्रधानमंत्री चर्चिल थे, जो कि आपके इस पार्टी से थे, कंजर्वेटिव पार्टी से थे। तो कंजर्वेटिव पार्टी को अब की इस चुनाव के अंदर, जो 45 के चुनाव हुए थे, इस चुनाव के अंदर हार का सामना करना पड़ा, और नए प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे। और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने घोषणा कर दी थी 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा यह घोषणा की गई कि 30 जून 1948 तक भारतीयों के हाथ में होगी, भारतीयों की सत्ता भारतीयों के हाथ में होगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और जो एटली साहब हैं, एटली साहब के निर्देशन में भी ये माउंट बेटन योजना बनाई गई थी, ठीक है। और इन्हीं को भेजा गया था, माउंट बेटन को
भारत भेजा गया था वॉइसरॉय बनाकर। और ये कब आए थे माउंटबेटन साहब, भारत कब आए थे? क्योंकि माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन का ही नाम है वही, ठीक है ना, इसी के नाम पर पड़ा है। तो ये भारत कब आए थे भाई माउंटबेटन? ये कब आए थे? तो ये तारीख आप ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1947 को, ठीक है, 23 मार्च 1947 को। ये तारीख आप विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि भारत का वायसराय बन के आ रहा है अभी 23 मार्च 1947 को, ठीक है। कौन आ रहा है? माउंटबेटन आगे। और इस योजना ये आ गए। और अब हमें पढ़ना होगा इस योजना की जो मुख्य बात है, जो अक्सर परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। दो चीजें आप ध्यान रखना, एक तो कैबिनेट मिशन, एक माउंटबेटन। कैबिनेट मिशन योजना की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसी योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। और माउंटबेटन योजना की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारत का विभाजन हुआ है, ठीक है। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट जो कि भारत और पाकिस्तान विभाजन होगा। दो डोमिनियन स्टेट, कितने? दो डोमिनियन स्टेट बनेंगे, जिसमें एक तो होगा भारत और एक होगा पाकिस्तान, ठीक है। दो डोमिनियन स्टेट बनेंगे, विभाजन इसी योजना के तहत हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही ध्यान रखनी है कि दोनों देशों का अलग अलग संपर्क बना रहे, और दोनों का अलग अलग देश होगा, ये इसी योजना का एक हिस्सा था, ठीक है, हिस्सा था। उसके अलावा आगे हम देखते हैं, और अब तो दो चीजें मैं आपको और बता देता हूं, और वो है इंपॉर्टेंट चीजें क्या, कि दो व्यक्ति ऐसे हैं, हालांकि महात्मा गांधी जी ने भी इनका बंटवारे का विरोध किया था, लेकिन लास्ट में वो स्वीकार कर लिया था। लेकिन दो व्यक्ति का नाम आप ध्यान रखिएगा। एक तो नाम है, क्या नाम है? अबुल कलाम आजाद, और एक है जो खान है वो अब्दुल गफार खान। अब्दुल गफार खान, और एक है अबुल कलाम आजाद, है ना, आजाद। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने भारत विभाजन का लगातार विरोध किया था। अब्दुल गफार खान जो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, लाल कुर्ती दल की स्थापना भी इन्होंने की थी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी यही प्रसिद्ध है। अबुल कलाम आजाद, इन्होंने में विरोध किया था, इन्होंने स्वीकार नहीं किया था भारत विभाजन को। और जब बलूचिस्तान का जनमत संग्रह के आधार पर पाकिस्तान में विलय किया था, तो अब्दुल गफार खान ने भारी विरोध किया था, लेकिन फिर बाद में ये तो हो गया था विभाजन, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अब देखिए, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके अलावा हम एक बार रिवीजन पूरा करेंगे वापस, क्योंकि आगे पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक बार पूरा का पूरा रिवीजन कर लें, ठीक है ना। देखिए, संविधान सभा, सबसे पहले मैं वापस से पूरा का पूरा बता रहा हूँ, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें। भारत में सबसे पहले 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की क्या की थी? मांग की थी, ठीक है। उसके बाद में लगातार 1922 के अंदर महात्मा गांधी द्वारा ये मांग की गई थी कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। 1922 के बाद में आप सीधा आ जाएगा 1928 में, जब नेहरू रिपोर्ट बनी थी। नेहरू रिपोर्ट ने भी कहा था कि भाई संविधान सभा का गठन होना चाहिए भारतीयों के लिए, क्योंकि खुद का देश का एक संविधान भी होना चाहिए। और ये तक बात कि भारत वाले खुद ही संविधान सभा का सदस्य होंगे और वे खुद ही भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। उसके बाद और नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे, ये ध्यान रखना। उसके बाद में
1934 के अंदर एम एन रॉय ने मांग की थी। उसके अलावा 1936 का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने उसके अंदर मांग की थी क्या कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होना चाहिए, किसका गठन होना चाहिए, संविधान सभा का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। उसके बाद में 1938 के अंदर जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और वो हुआ था गुजरात के अंदर। उसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी मांग की गई थी कि संविधान सभा का क्या करना चाहिए, गठन होना चाहिए। ठीक है, ये लगातार होता रहा। उसके आगे 1936 वाला मैंने बता दिया आपको। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को आपको पता होगा कि किसी के साथ बिना भेदभाव किए 18 साल से अधिक उम्र है सबको अधिकार, सार्वभौमिक 18 वर्ष से अधिक उम्र, और किसी के साथ वंश, जाति, लिंग, किसी के साथ इनके आधार पर भेदभाव किए बिना उनको संविधान सभा का हिस्सा बनाया जाए। 1945 के अंदर सप्रू समिति ने भी संविधान सभा की मांग की थी। अब ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो लॉर्ड लिथिंगो के निर्देशन में अगस्त प्रस्ताव आया था, और ये अगस्त प्रस्ताव के अंदर ही ये बात मान ली गई थी कि जो भारतीय संविधान सभा है उसका निर्माण या फिर संविधान सभा का जो निर्माण है वो भारतीय स्वयं करेंगे। ठीक है, और लॉर्ड लिन लिथिंगो यहाँ पर वायसराय थे। ठीक है, उसके अलावा क्रिप्स मिशन है। क्रिप्स मिशन 1942 का है भाई, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, मैं बता देता हूँ। क्रिप्स मिशन 1940 का है भाई। ठीक है, और ये 1942 का है क्रिप्स मिशन, और ये 1946 का है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, और स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग को यहां पर स्वीकार कर लिया गया था। 1940 के अंदर कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया जाता है। दो बातें मैं और बता रहा हूं, कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया जा रहा है, जबकि माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। आगे कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लेमेंट एटली था। किस पार्टी से था, लेबर पार्टी से था। कब आया ये भारत, 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे भाई, 3 सदस्य थे, और तीनों के तीनों सदस्य ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखिएगा, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और इसके तीनों सदस्य आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि वो अक्सर सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको तीनों याद होंगे तभी तो वो पसंद होगा भाई, 2 से तो काम चलेगा नहीं, 1 से तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अगला है स्टेफोर्ड किप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड किप्स, और एक है एवे अलेक्जेंडर। तीनों नाम याद होने चाहिए। जब ये योजना आई 24 मार्च 1940 को आते हैं यहां पर, लेकिन योजना को प्रकाशित ये 16 मई 1940 को कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए कैबिनेट मिशन योजना की प्रमुख बातें हैं। बातें देखिए, सबसे पहले भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। अब भारतीय संघ का गठन तो किया जाएगा, लेकिन ये भारतीय संघ का गठन कौन कौन से मिलकर बनेगा, तो एक तो है ब्रिटिश भारत और एक है देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत और देसी रियासत से मिलकर बनेगा भारतीय संघ। भारतीय संघ के अंदर 3 विषय शामिल किए गए थे, विदेश, रक्षा, संचार। 3 विषय, तीनों विषय को शामिल किया गया था संघ के अंदर। अवशिष्ट विषय मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, अवशिष्ट शक्तियां जो वर्तमान में है कनाडा से और केंद्र सरकार के पास में है। ठीक है, अवशेष शक्तियां। ठीक है, कानून अवशेष शक्तियों पर केंद्र सरकार बनाती है, ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चौथी बात है, 4 नंबर पर बात यह है कि संविधान सभा का गठन, यही वो योजना है कि संविधान सभा गठन किया। अक्सर कंफ्यूजन बढ़ता है भाई, एक तो माउंटबेटन योजना, एक ही कैबिनेट मिशन। तो देख लीजिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत तो संविधान सभा का गठन किया गया, जबकि माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया। ठीक है, अगला है निर्वाचन। निर्वाचन आप ध्यान रखेगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, और मनोनयन, क्योंकि देसी रियासत से जितने भी सदस्य थे उनका मनोनयन किया गया था, उनको चुना गया था डायरेक्टली। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन और मनोनयन। सदस्य टोटल 389 थे उस समय। 292 सदस्य किसके थे, ब्रिटिश भारत के। 292 ब्रिटिश भारत के थे, 93 सदस्य देसी रजवाड़े, रियासतें, राजा महाराजा। 4 चीफ कमिश्नर थे। ये
ब्रिटिश का हेडक्वार्टर ही समझिए। ABCD से आप याद रखिएगा। इनमें से भी वही प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं था, तो आपको चारों याद होने चाहिए, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अब देखें, जो गवर्नर वाले प्रांत थे वो 9 थे। पूरे 9 के याद नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 के याद होते ही नहीं है भाई, हो गए नहीं भाई आपसे। एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर बनेगा? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य बनेगा। एक सदस्य चुना जाएगा 10 लाख की जनसंख्या पर। अब जो प्रक्रिया है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रतिनिधि समुदाय 3 समुदाय है, मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, जुलाई अगस्त 1940 के अंदर चुनाव कराए गए। ठीक है, ये चुनाव की प्रक्रिया भाई अभी तक। ठीक है ना, ये चुनाव में सिर्फ 296 सदस्यों ने ही भाग लिया था। उसमें से 208 कांग्रेस जीत के आई सीट, 73 सीट मुस्लिम लीग जीत के आ गई और 15 सीट निर्दलीय या स्वतंत्र जीत के आए थे। और 93 सदस्य जो देसी रजवाड़ों से थे उन्होंने तो भाग ही नहीं लिया था। अगला है, ये भारत विभाजन के समय ये सीटें रह गई, क्योंकि पश्चिमी बंगाल तो अपने सामने, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा अभी वर्तमान में, उस समय तो पाकिस्तान में चला गया था। पश्चिमी पंजाब वहां चला गया था, पूर्वी पंजाब अपने पास रह गया, तो कुछ सीटें वहां पर आदान प्रदान हो गई और अपने आप सीटें क्या हो गए, कम हो गई। और तो वे सीटें घटकर रह गई थी 324। यहां पर गवर्नर प्रांत 232, देसी रियासत 89 और चीफ कमिश्नर 3। बलूचिस्तान वहां चला गया था, कहां पर? पाकिस्तान में। राजस्थान वालों के संयुक्त प्रांत में 12 सीटें थी, लेकिन यहां पर एक मिट गया भाई, यहां हैदराबाद था। देसी रियासत में सबसे ज्यादा सीटें हैदराबाद की थी, 16 सदस्य थे यहां से। और गवर्नर प्रांत में सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत, जो आज का उत्तर प्रदेश वगैरह ये देखते हो ना, यहां पर ये 55 सीटें। ठीक है, अब है माउंटबेटन योजना, जो कि 1947 में आती है। माउंटबेटन योजना 1947 में आती है। इसको बाल्कन प्लान, जून योजना, जून प्लान, डिकीबर्ड प्लान और माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। उपनाम आप जरूर याद रखें। भारत जब माउंटबेटन को यहां भेजा गया था, किसके निर्देशन में? लॉर्ड क्लेमेंट एटली के निर्देशन में। लेबर पार्टी की सरकार थी, वो आपको ध्यान रखना ही है। कब आए थे? 23 मार्च 1947 को यहां आए थे। लेकिन बीच में आप घोषणा भी याद रखना, 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली साहब ने घोषणा कर दी थी कि 30 जून 1948 तक हम भारतीयों को भारत की सत्ता सौंप देंगे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। और इस योजना के तहत 2 डोमिनियन स्टेट भारत पाकिस्तान का विभाजन संभव हुआ। ठीक है, उसके अलावा 2 व्यक्ति आप ध्यान रख सकते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये वही खान अब्दुल गफ्फार खान है, आपने कई बार पढ़ते हो हिस्ट्री के अंदर। लाल कुर्ती दल सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से यही बंदा है भाई, यही बंदा है वो जो अब्दुल गफ्फार खान है, जो सीमांत गांधी। बलूचिस्तान जब पाकिस्तान में मिलाया गया जनमत संग्रह के आधार पर, तो इन्होंने भाई साहब ने बहुत विरोध किया था, लेकिन ठीक है। अबुल कलाम आजाद ने भी विरोध किया था, इन्होंने भी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन हालांकि महात्मा गांधी ने विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्होंने मांग मान ली थी। ठीक है भैया, आज इतना ही पढ़ेंगे, कल और देखते हैं अगली क्लास में और कुछ बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका।